Hello students, let's start today's class and I am going to revise the chapter 4. I had revised all three chapters 1, 2 and 3 in the previous videos. Now I am going to revise the last chapter metals and non-metals. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द मटेरियल्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो उनके बारे में हमें इस चैप्टर में जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे इनकी और आपकी है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट आर द मटेरियल्स. मटेरियल्स का मतलब क्या होता है कि मटेरियल्स आर द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड वॉल्यूम. जिनका अपना खुद का मास होता है, वॉल्यूम है या स्पेस को सराउंड करते हैं. सो दीज आर द मटेरियल्स. बट मटेरियल्स हियर मटेरियल्स आर डिस्कस्ड इन द चैप्टर अबाउट द एलिमेंट्स. यहाँ पर मटेरियल्स जो मटेरियल डिस्कस किए गए हैं वो हैं एलिमेंट्स. एलिमेंट्स आर द मटेरियल्स और विच हैव सेम काइंड ऑफ एटम्स. यानी एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसमें हमें जो बात डिस्कस करनी है वो मटेरियल्स के बारे में. मटेरियल्स हैं और उसमें हमें क्या डिस्कस करना है, एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स हमारे पास जो है एलिमेंट्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव वन काइंड ऑफ एटम, विच हैव वन काइंड ऑफ एटम्स. जिनमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं. एक ही टाइप के एटम्स, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम होंगे, गोल्ड है तो गोल्ड के एटम होंगे, आयरन है तो आयरन के एटम होंगे, कोई दूसरा एटम प्रेजेंट नहीं है. इट मीन सच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स. यहाँ पर एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटेलॉइड. मेटेलॉइड. ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड. मेटल्स, नॉन मेटेलॉइड एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो आपके जो नॉन इनमें से जो है मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच शो द सम प्रॉपर्टी लाइक हार्डनेस, कंडक्टिविटी. ठीक है, कंडक्टिविटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी. ठीक है, इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं. ये शो करते हैं लस्ट्रस एंड सोनोरस. ठीक है, लाइक दैट. दीज आर द सम प्रॉपर्टी विच शोन बाय द मेटल्स. सो इनमें से जो मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स जो हैं 8 हैं टोटल. 118 एलिमेंट्स अब तक हैं. कुछ मैन मेड हैं, कुछ नेचुरल हैं, सब मिलाकर 118 एलिमेंट्स हैं. इनमें से हमारे पास 17 नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, 17 में से आपके कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, और अपने कौन कौन से हैं देखते हैं एक बार. आयोडीन एंड सेलिनियम. कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन एंड सेलिनियम है ये. ठीक है, ये आपके सॉलिड स्टेट में. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस इन स्टेट. ठीक है, सॉलिड और गैसेस दो में है. आपका जो लिक्विड है वन नॉन मेटल है ओनली, दैट इज द ब्रोमीन. ठीक, और बाकी के गैसेस में है. गैसेस स्टेट में 11 नॉन मेटल्स. गैसेस लाइक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑल दीज. ठीक है, तो इस टाइप से बाकी 8 आपके जो हैं ये मेटलॉइड्स हैं. मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ. दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स. क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स. बाकी के जो बचे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं. ठीक है, अगर 17 ये 18 ये 8 ये हैं तो आपके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आ गए वो मेटल्स के हैं. यानी मेटल्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स. So these are and show the properties like hardness, conductivity, malleability, ductility, lustrous. So all these kinds of properties are shown by the metals. ठीक है, and they lose the electrons. Electrons को lose करके क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ नॉन मेटल्स की. नॉन मेटल्स जनरली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट एंड गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं. तो इनमें दे डू नॉट शो दीज प्रॉपर्टी विच आर शोन बाय द मेटल्स. जो प्रॉपर्टीज मेटल्स शो करते हैं वो इनमें से प्रॉपर्टी शो नहीं करते. डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं. एंड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड gain electrons.
इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। सो दे मेक नेगेटिव आयन। क्या बनाते हैं ये, नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है। एंड मेटालॉइड्स दोज एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइक आपके हो गया बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस्टाटाइन, ये सब होते हैं विच आर दीज आर द मेटालॉइड एंड विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटालॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स, आपका चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, तो इनके बारे में प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, जो कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी चैप्टर में, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, इनके बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अभी बता दी थी, स्टेट है। स्टेट मैंने आपको डिस्कस कर दी है। मेटल्स जनरली फाउंड इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट ऑफ मरकरी, बट नॉन मेटल्स आर जनरली दे आर प्रेजेंट इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, बट मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैसेस इन स्टेट, ठीक है। इनमें से एक नॉन मेटल है जो आपका ब्रोमीन है, जो कि गैस स्टेट में पाया जाता है। ये हो गई हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका मैलिएबिलिटी। Malleability is the property of metals to show when we beat it with a hammer they convert into the sheet। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम उनको, शीट में, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल कैन बी कन्वर्ट इनटू द शीट है, ठीक है, बाय द हैमर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है आपकी, मैलिएबिलिटी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अब इसमें मरकरी तो लिक्विड स्टेट में, तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। मरकरी को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज फाउंड द लिक्विड स्टेट। एंड सोडियम एंड पोटेशियम आर द टू मेटल्स विच आर वेरी सॉफ्ट मेटल, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। सो सोडियम एंड पोटेशियम ऑल्सो हियर दीज आर एक्सेप्शन, सो दे कैन, बिकॉज दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल, सो दे डू नॉट कन्वर्ट इन टू द शीट। हम इनको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो दीज आर द एक्सेप्शन इन केस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डक्टिलिटी। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट डक्टिलिटी की डिस्कस करते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम डक्टिलिटी इज दैट की द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल आपके सिल्वर, गोल्ड हैं, इसलिए आप देख रहे हैं चेन बनाते हैं उनकी, ठीक है। मोस्ट डक्टाइल मेटल्स बिकॉज दे कन्वर्ट इनटू द वायर्स। अब वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम सिल्वर और गोल्ड की इलेक्ट्रिसिटी के वायर नहीं बना सकते बिकॉज दीज आर हाईली एक्सपेंसिव मेटल। सो वी यूज द aluminium and copper because they are good conductor of electricity and can be drawn into the thin wire. So we use the copper and aluminium wire in the case of the electricity transmission, ठीक है। तो in the replacement of the silver and gold, ठीक है, तो उनकी रिप्लेसमेंट पर हम ये यूज करते हैं। तो ये हो गया डक्टिलिटी। डक्टिलिटी सेम पॉइंट की एक्सेप्शन इज हियर मरकरी इज अ लिक्विड इन स्टेट एंड सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली सॉफ्ट मेटल्स, सो दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ हम लिखते हैं गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर। तो यहाँ पे साथ साथ अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ, नॉन मेटल्स की भी अगर मैं पॉइंट उठाऊं तो नॉन मेटल्स होते हैं मैलिएबिलिटी शो नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं। गुड कंडक्टर की तरफ देखते हैं तो गुड कंडक्टर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर। एक्सेप्शन है यहाँ पर लेड इज अ पुअर कंडक्टर मेटल है, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है लेड, ये एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर मैं नॉन मेटल्स के केस में बात करूँ, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक्सेप्शन है यहाँ पर, फिर से एक्सेप्शन है ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन की दो फॉर्म होती है, एक डायमंड की फॉर्म में और एक होती है ग्रेफाइट की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ नॉन मेटल्स के केस में देखूं तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन इज ओवर हियर, दैट इज द ग्रेफाइट, दैट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। ग्रेफाइट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज यूज टू मेक द इलेक्ट्रोड्स इन द सेल, ठीक है, जो आप इसके इलेक्ट्रोड्स बनाने में काम आता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है सोनोरस, इट इज अ प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है हमारी सोनोरस। अब फिर वही बात, एक्सेप्शन अगर मैं यहाँ देखूं तो ऑल द मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड एक्सेप्ट मरकरी तो सॉफ्ट लिक्विड स्टेट में। दूसरी बात सोडियम एंड पोटेशियम वेरी सॉफ्ट मेटल है, तो ये फिर से साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी। अगर हम नॉन मेटल्स की तरफ देखें तो नॉन मेटल्स सोनोरस की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हार्डनेस का मतलब कि एक मेटल चाकू से काट सकता है या नहीं काटा जा सकता है, कैन बी कट विद अ नाइफ और नॉट विद अ नाइफ, ठीक है।
अगर काटा जा सकता है इट मीन्स इट इज सॉफ्ट, अदरवाइज इट इज वेरी हार्ड मेटल। तो ऑल द मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सम ऑफ द मेटल, एक्सेप्शन इज ओवर है यहाँ पर। फिर अब देखिए मरकरी को तो देखेंगे नहीं क्योंकि वो चाकू से काट सकते, क्योंकि मरकरी एक लिक्विड में है। दूसरी बात सोडियम पोटेशियम दीज आर हाईली सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है, हाईली सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं नॉन मेटल्स के केस में डिस्कस करूं तो दे आर सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, सॉफ्ट यानी ब्रिटल होते हैं, आसानी से अगर हम उस पर मत लगाएं तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कोयला ब्रिटल, ठीक है। क्योंकि इसके जो नॉन मेटल्स होते हैं ज्यादातर तीनों स्टेट में होते हैं, गैसेस स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है और सॉलिड स्टेट में भी है। अब लिक्विड स्टेट पे तो हैमर कर नहीं सकते, गैसेस स्टेट में हैमर कर नहीं सकते, बचे सॉलिड। अब मान लो कोयले को ही ले लो, माचिस की तीली का ऊपर का जो हेड होता है उसको देखो, अगर उस पर एक हैमरिंग करते तेजी से लगाएंगे तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो, यानी ब्रिटल नेचर की होती है, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स की नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, एक्सेप्शन इज ओवर हियर। एक्सेप्शन है यहाँ पर हमारा ग्रेफ डायमंड, डायमंड वही सेम पॉइंट, डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट मीन्स वी कैन से डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की एक फॉर्म होती है डायमंड, इट इज वेरी हार्ड इन नेचर, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स जो है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि एक पट्टे को मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जिस पर एक चीज मेल्ट होना शुरू होती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जिस पर एक वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस बॉयल होना शुरू होता है, और मेल्टिंग पॉइंट वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट में होना, सॉरी लिक्विड में जाना कन्वर्ट करता है, ठीक है, यानी वो स्टार्ट करता है मेल्ट होना। अब तो आपको क्या होगा कि अब एक मान लीजिए बहुत ज्यादा हाई मतलब सॉलिड स्टेट में है, अगर एक मेटल सॉलिड स्टेट में तो उसका मतलब उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज है, यानी उनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा हीट की आवश्यकता होती है। अगर मान लो कोई मेटल कोई भी एलिमेंट है जो गैसेस स्टेट में है तो ऑब्वियसली उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, गैसेस स्टेट में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने की वजह से उनके बीच में जो फोर्स होगा वो बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से वो आसानी से कम हीट पर भी आप आसानी से उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो मेटल गैसेस स्टेट में है उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं। दूसरी बात नॉन मेटल्स की केस है, नॉन मेटल्स ज्यादातर गैसेस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में भी तो वो सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा हाई मतलब क्लोजली पैक्ड नहीं है, सॉफ्ट मेटल, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि आपके मेटल के केस में है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, और मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेटल्स के केस में अगर मैं देखूं तो हाई होते हैं, ठीक है। और अगर नॉन मेटल्स के केस में देखा तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। तो मेटल्स के लिए भी अगर मैं देखूं तो मेटल्स का जो है मेल्टिंग और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है लिथियम का, लिथियम शो करता है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है लिथियम का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डेंसिटी की देखें अब, नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी, कौन सा हल्का एलिमेंट है कौन सा भारी है। तो ऑब्वियसली सारे जो मेटल्स होते हैं वो हाई डेंसिटी शो करते हैं, भारी होते हैं, लाइटेस्ट नहीं होते। तो ऑल द मेटल्स हैव शो हाई डेंसिटी एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसर एलिमेंट होता है ऑस्मियम, ऑस्मियम, ठीक है। ये ऑस्मियम है, ये बहुत ज्यादा डेंसर एलिमेंट होता है, डेंसर मेटल है। और अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम फिर देन पोटेशियम एंड देन सोडियम, लिथियम पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। ये लिथियम पोटेशियम एंड देन सोडियम, ये हमारे लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट डेंसिटी वाले एलिमेंट हैं, लाइटेस्ट डेंसर हैं, ठीक है। लाइटर डेंसर यानी सॉरी लाइटेस्ट हैं एलिमेंट, सॉरी लाइटेस्ट एलिमेंट्स है लिथियम पोटेशियम और सोडियम, इनकी डेंसिटी कम होती है, इतनी दे शो द लो डेंसिटी में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इनमें सबसे कम होती है लिथियम की, उसके बाद पोटेशियम की, सबसे कम लिथियम की होती है, उससे ज्यादा पोटेशियम की होती है और उससे ज्यादा होती है सोडियम की, ठीक है। और सबसे ज्यादा डेंसर एलिमेंट होता है ऑस्मियम, ऑस्मियम डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर हम नॉन मेटल्स की फिर से बात करूं तो नॉन मेटल्स के केस में नॉन मेटल्स की डेंसिटी ऑब्वियसली उनकी कंपैरिजन सॉफ्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी जो गैसेस स्टेट में भी होते हैं, ठीक है। और जो सॉलिड स्टेट में वो भी सॉफ्ट है, तो ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी जो होती है कम होती है। तो अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं इन कंपेरिजन टू मेटल दे हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स के केस में दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ये लो डेंसिटी शो करते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स। और अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स जो हैं इनकी जो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की कम है, एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो होती है डायमंड। अगर हम नॉन मेटल्स में बात करें, नॉन मेटल्स में डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये हमारे हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस
केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में इससे डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। आपको लिखाई थी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। यानी सीरीज मेटल्स की वो सीरीज जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है उनकी रिएक्शन के घटते हुए क्रम में, कि कौन सा मेटल सबसे जल्दी और कौन सा मेटल देर से रिएक्ट करता है। घटते हुए क्रम यानी सबसे ऊपर वो मेटल प्लेस किया गया है जो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा किसी भी चीज से, एयर, वाटर, एसिड, सबसे किसी भी केमिकल से, और सबसे नीचे वो मेटल प्लेस किया जाएगा जो सबसे कम रिएक्टिव है, वो आसानी से रिएक्ट नहीं करता या करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सिंबल के साथ है, जिंक, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold and platinum. It means the metals which are top on the series are most reactive in comparison to the metals which are at the bottom of the series. ठीक है, जो metals bottom पर है like gold, silver, platinum, these are the least reactive metals, so they do not react with the acid, water or air easily. ठीक है, but potassium and sodium are highly reactive metal, most reactive metal, so they react with the acid, बेस, वाटर एंड एयर वेरी क्विकली। ठीक है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसके आधार पर, इनकी सीरीज के आधार पर रिएक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब इनके आधार पर, इनके बेस पर रिएक्शन होंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको कराई है मेटल की है। मेटल की किसके साथ है? मेटल की ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मेटल की ऑक्सीजन के साथ हमने पढ़ी थी। जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। लेकिन मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं वो रिएक्शन डिपेंड करती है कि पोजीशन ऑफ मेटल कहाँ पर है। जैसे जैसे आप मेटल देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। जैसे हम नीचे जाएंगे इस रिएक्टिविटी सीरीज में, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। यानी आपको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा उसको रिएक्ट कराने के लिए, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा ताकि वो एयर से जल्दी रिएक्ट करे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ऐसे मेटल हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, तो इजिली तो वो अपना सराउंडिंग से टेम्परेचर गेन कर लेते हैं और रूम टेम्परेचर पे बर्न अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम ऐसे मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही स्टार्ट कर देते हैं बर्निंग होना, यदि हम उनको एक्सपोज कर देते हैं एयर में। ठीक है, तो अगर इसलिए हम इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पानी से भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं केरोसिन में इनको रखा जाता है। केरोसिन में जब रखे होते हैं तो अगर हमें लेबोरेटरी में कोई टेस्ट के लिए इनको यूज करना है तो पहले अच्छे से साफ करा जाता है ताकि इसमें से जो केरोसिन है वो हट जाए। ठीक है, फिर हम उसको यूज करते हैं। तो वी कैन से कि पोटेशियम, सोडियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल एंड एक्सपोज इन एयर, दे बर्न। ठीक है, दे बर्न एंड कैच फायर, सो दे कैप्ट इन द केरोसिन। ठीक है, केरोसिन में रहते हैं। मान लो कैल्शियम रिएक्ट कराना, तो कैल्शियम को थोड़ा टाइम लगेगा करने में, रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम को और टाइम लगेगा, एल्यूमिनियम को और टाइम लगेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, बट मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स। और क्या बनाते हैं? ये मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। यानी ठीक है, तो अब जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, एंड इट मीन्स दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और रेड लिटमस को क्या करते हैं? ब्लू। सपोज दैट हम मैग्नीशियम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। अगर मैं मैग्नीशियम लूं, मैग्नीशियम, ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अगर हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम को, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे कि बताया मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड एक राख की तरह से, माना एक रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन है, इस टाइप से रिबन होती है, स्ट्रिप्स होती है मैग्नीशियम की। अगर हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसकी ऐश बन जाती है व्हाइट, सिल्वर व्हाइट कलर की ऐश होती है, सिल्वरी व्हाइट। ठीक है, सिल्वर व्हाइट कलर की ऐश होगी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? पानी में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो बहुत जल्दी आसानी से डिसॉल्व तो नहीं होती, लेकिन स्लाइटली डिसॉल्व है। इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, इस ऐश को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो स्लाइटली डिसॉल्व होगी, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है। लेकिन अब हम उस सॉल्यूशन में हम लिटमस डालेंगे तो हम क्या, क्योंकि वो बेसिक नेचर है, तो हम देखेंगे वो रेड लिटमस को किस में कर देगा? ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड्स जो हैं बेसिक नेचर के होते हैं। आपको कैसे पता चला कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं? क्यों? ये तो हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन देखिए जब भी कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर हम उसको एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन ए मेटल ऑक्साइड, जब एक मेटल ऑक्साइड
क्योंकि वो बेसिक नेचर का है, इसको प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, ठीक है। तो अगर हम इसको किसी भी एक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं, तो आप जानते हैं 7th में पढ़िए, एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये एसिड और बेस से रिएक्शन हो रही है, यानी ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, तो इट मीन्स क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। सो वी कैन से दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के हैं, यहाँ पर बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से सभी मेटल के ऑक्साइड होते हैं आपके बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मेटल के ऑक्साइड, देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो हीट रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, यानी ऊपर की रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर के मेटल जो है आपको आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। जैसे ये हैं, अब जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनको थोड़ा टाइम लगेगा स्ट्रांगली हीटिंग, जब आप इनको स्ट्रांगली हीट करते हैं तब ये रिएक्शन करते हैं। कॉपर है, ये स्ट्रांगली हीट करने पर रिएक्शन करता है, हाँ। और सिल्वर, ये गोल्ड, प्लेटिनम, ये स्ट्रांगली हीट करने पर भी रिएक्शन नहीं करते, यानी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम हाई रिएक्टिव मेटल है, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑन द स्ट्रांगली हीटिंग पर भी आप ये एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इनमें से मैंने आपको बताया कि सभी मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन दो ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कहते हैं Al2O3, इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। और एक होता है जिंक ऑक्साइड, ZnO, ठीक है। ये दो, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक इन नेचर के, इट मीन्स दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखिए एक रिएक्शन मैंने आपको कॉपी में लिखा रखी है, देखिए अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, इसका मतलब यहाँ पर ये बेस के साथ काम कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इनके आपस में रिएक्शन होगी, न्यूट्रल हो जाएगा, और क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सॉल्ट बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पर बनेगा वाटर, ठीक है। अगर मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि एम्फोटेरिक नेचर के हैं, तो अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रल करेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा दैट इज द सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड देन वाटर। इट मीन्स दीज आर द एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक इन नेचर, कैसा नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का, बिकॉज इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। देखिए, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सम ऑफ द मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड अदर मेटल्स रिएक्ट ओनली व्हेन द स्ट्रांगली हीटिंग। केवल सोडियम पोटेशियम ही डिपेंड करते हैं, रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, बाकी सभी मेटल्स को हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में आपको रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी पड़ेगी, कुछ जल्दी रिएक्ट करेंगे, फिर और देर से करेंगे, और स्ट्रांगली हीटिंग रिएक्शन होती है, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सभी जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रांगली हीटिंग पर ही रिएक्शन करते हैं। ये हो गया मेटल की ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल की वाटर के साथ क्या रिएक्शन होती है, मेटल की प्लस वाटर के साथ, ठीक है। मेटल वाटर के साथ, अगर मैं मेटल की वाटर के साथ डिस्कस करूं तो मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन में, मेटल जब एक वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, पानी के साथ रिएक्शन करने में मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं या हाइड्रोक्साइड बनते हैं, दो चीजें बन सकती हैं, मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड, और साथ में गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलना कंपलसरी है, हाइड्रोजन गैस निकलती है क्योंकि, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन डिपेंड करती है वही रिएक्टिविटी सीरीज पर, पोजीशन कहाँ पर है उस मेटल की। तो जो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं या कुछ हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। जो मेटल कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, अब कोल्ड वाटर से केवल वही मेटल करेंगे जो बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव है, तो इसमें जाते हैं, कोल्ड वाटर में जाते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, बाकी मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर से करता है, ठीक है। तो जो कोल्ड वाटर हॉट वाटर वाले एलिमेंट हैं जो इनसे रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, मतलब सोडियम एंड रिएक्ट विद द वाटर यानी कोल्ड वाटर, then it forms sodium hydroxide. Potassium and react with the water in cold water, it forms the potassium hydroxide and so on. Calcium react with the cold water, then it forms calcium hydroxide. Similarly, magnesium react with the not cold water, it react with the hot water and form the magnesium hydroxide and plus में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। जब किसी दूसरी बात, अगर अब जो मेटल इनसे रिएक्ट नहीं करते, अब जो इनके नीचे के जो मेटल लाइक एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सॉरी कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ये सब जो मेटल हैं दे रिएक्ट विद द स्टीम,
स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और जो मेटल स्टीम से रिएक्ट करते हैं इसका मतलब यहाँ पर ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो अब रिएक्शन जो है डिपेंड कर रही है कि मेटल की पोजीशन कहाँ पर है। हाइड्रोजन निकालने के लिए अब कोई भी मेटल अगर पानी में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब इसके पास ये मोर कैपेबल है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। देखिए ये मेटल है, मेटल पानी में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इट मीन्स मेटल इज मोर कैपेबल इन कंपैरिजन टू hydrogen. So we can say metal is more reactive in comparison to hydrogen, so it is placed above than hydrogen in the reactivity series. यानी reactivity series में हाइड्रोजन से ऊपर है इसकी पोजीशन। तो जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है reactivity series में, यानी वो ज्यादा ताकतवर है, more capable in comparison to hydrogen, so they can easily displace hydrogen from the water. तो आसानी से वो नीचे इसमें से डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। लेकिन जो मेटल नीचे है लाइक कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे नीचे, इसका मतलब दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव, इट मीन्स हाइड्रोजन इज मोर कैपेबल इन कंपैरिजन टू, ठीक है। तो हाइड्रोजन ज्यादा कैपेबल है, तो जब इन पे ताकत ज्यादा होगी हाइड्रोजन पे ताकत, तो हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगी, यानी दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन। सो दीज मेटल्स डू नॉट कैपेबल टू रिमूव द हाइड्रोजन, टू रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर। तो ये पानी में से हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकते, नो रिएक्शन विद। सपोज दैट कि मैं कहूँ कॉपर व्हेन रिएक्ट विद द वाटर, क्या होगा, तो आप बताएंगे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि कॉपर इज बिलो द हाइड्रोजन, सो इट इज नॉट कैपेबल मच देन हाइड्रोजन, सो वी कैन से इट डज नॉट रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर एंड वी कैन से नो रिएक्शन विल अकर। इन दिस केस नो रिएक्शन विल अकर, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है। फिर वही बात आ जाती है नेक्स्ट, अगर हम आगे देखते हैं मेटल की सेम रिएक्शन यहाँ पर कंसीडर करेंगे मेटल की एसिड के साथ, ठीक है। बात अब कोई भी रिएक्शन हो, अगर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वी कैन आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन गैस बर्निंग विद द पॉप साउंड। अगर हम उसके बाद जलती माचिस की तीली लाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ पॉप के आवाज क्रिएट करती है और बुझ जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये शो करती है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, यानी पॉप साउंड क्रिएट करती है ये गैस। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब नाउ नेक्स्ट है मेटल की एसिड के साथ। जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनते हैं, मेटल सॉल्ट्स बनते हैं। ध्यान रखेंगे मेटल सॉल्ट्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। फिर वही वाली बात है, निकलनी तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन निकालने के लिए उस सामने वाले एलिमेंट के पास, यानी सामने वाले मेटल के पास जो रिएक्ट कर रहा है वो ज्यादा कैपेबल होना चाहिए, क्योंकि एसिड के अंदर हाइड्रोजन होती है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, सब में हाइड्रोजन है। तो अगर एसिड में से हाइड्रोजन निकालना है तो ऑब्वियसली इसके पास ज्यादा ताकत होनी चाहिए, तभी ये इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर पाएगा, ठीक है। तो अब किस टाइप का सॉल्ट बनेगा ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का एसिड लिया है। अगर आपने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ठीक है, तो आपका बनेगा सॉल्ट क्लोराइड के नाम से, मेटल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अगर आपने लिया है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो सॉल्ट बनेगा मेटल सल्फेट बनेगा, ठीक, प्लस में हाइड्रोजन। लेकिन रिएक्शन तभी होगी जब ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, यानी जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो ही रिएक्ट कराएंगे, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, फिर वही बात, वो रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो लो रिएक्टिव मेटल है। अगर एक मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनेगा मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट टाइप का सॉल्ट बनेगा। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इट मीन्स की द मेटल इज दैट रिएक्ट विद द एसिड विल बी मोर कैपेबल इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन, और वी कैन से इट शुड बी अबव देन हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो वी कैन से द रिएक्शन विल अकर, अदरवाइज नॉट लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें कि कोई भी मेटल ले लें लाइक जिंक, व्हेन जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, अगर एक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। अब देखिए जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, इट मीन जिंक इज मोर कैपेबल इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सो इन द हाइड्रोजन दैट प्रेजेंट इन द एसिड, एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उससे ज्यादा कैपेबल है, तो आसानी से डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, खुद इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी क्या सॉल्ट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसलिए यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट, ठीक है। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। हाँ, अब लेकिन कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता, कोई भी मेटल जो है मेटल जो है अगर नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 होता है इसका फॉर्मूला, अगर कोई मेटल नाइट्रिक एसिड, देखिए एक सेकेंड,
अगर एक मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जैसे कोई मेटल माना सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई भी मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वो एजेंट जो ऑक्सीजन की सप्लाई करा देते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत जल्दी कराते हैं। तो जैसे एक मेटल स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा, तो जैसे ही रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी। तो जैसे ही इस रिएक्शन में इनकी रिएक्शन से हाइड्रोजन लिबरेट होगी, वो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ऐड करा देगा उस पर, और उस हाइड्रोजन को तुरंत पानी में कन्वर्ट कर देगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होती। सो वी कैन से व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नो हाइड्रोजन इज लिबरेटेड इन द रिएक्शन बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट एड द oxygen to the hydrogen. When metal react with the nitric acid, immediately add the oxygen to the hydrogen, so it convert the hydrogen to the water. तो जैसे ही एक मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है तभी हाइड्रोजन निकलेगी, अदरवाइज हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। सीधी सी बात है। जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो तो हाइड्रोजन निकाल नहीं सकते, यानी जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो ही रिएक्शन करेंगे। तो जैसे ही रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट होगी, वो तुरंत ऐड हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ और पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो वी कैन से इस रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगी, क्या निकलेगा, पानी। तो एक तो सॉल्ट, अब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो मेटल सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर मेटल सॉल्ट हो गया आपका मेटल नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं निकलेगी, बल्कि क्या बनेगा, वाटर बनेगा साथ में, और कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनेंगे। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनेंगे, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस टाइप के कुछ सब्सटेंस बनेंगे। ये बनते हैं इन रिएक्शंस में जब एक मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं मेटल की बेस के साथ रिएक्शन। ठीक है, मेटल जब एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सेम पॉइंट है कि मेटल सॉल्ट बनता है और प्लस में क्या बनती है, हाइड्रोजन। फिर वही बात है, हाइड्रोजन बनते हैं, लेकिन सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। केवल वो मेटल्स जो कि एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम और जिंक। कुछ ही सर्टेन मेटल्स हैं जो कि बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। ओनली सर्टेन मेटल लाइक एल्यूमिनियम, एम्फोटेरिक मेटल्स, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये दो ऐसे मेटल्स हैं विच कैन रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हो गई हमारे पास लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। तो एल्यूमिनियम और जिंक, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि मेटल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। सो दे फॉर्म द मेटल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनते हैं थोड़े से यहाँ पर, और हाइड्रोजन बनती है। तो जब एक मेटल, माना कि जिंक है, जिंक व्हेन रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो हाइड्रोक्साइड है तो सॉल्ट बनेगा यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन लिबरेट होगी। तो ये हमारी इस टाइप की रिएक्शन होती है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2, ये फॉर्मूला था। तो ये बन गया। लेकिन सभी मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। ओनली एल्यूमिनियम एंड जिंक कैन रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म द मेटल सॉल्ट्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What is the displacement reaction? ठीक है, what is the displacement reaction क्या होती है? displacement reaction क्या होती है, जिसमें एक high reactive metal can displace the less reactive metal from the salt solution. देखिए, displacement reaction is the reaction in which a high reactive metal displace the less reactive metal from its salt solution. यानी एक ज्यादा ताकतवर वाला एलिमेंट कम ताकतवर वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी निकाल देता है। सपोज दैट A+BC ये रिएक्शन है। अब देखिए, मैं कहूँ कि यहाँ पर A की पोजीशन ऊपर है और B ये सॉल्ट है। ठीक है, C एक सॉल्ट का काम कर रहा है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा, ये पूरा B का सॉल्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B का। अब देखिए, यहाँ पर जो पोजीशन है वो हमारे पास किसकी है, A की। A अल्फाबेट सीरीज में ऊपर है, B नीचे है। इट मीन्स A इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू B। E के पास ताकत ज्यादा इन कंपैरिजन टू B। तो आसानी से एक, अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब एक हाई रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये याद रखना है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो हमेशा वीक वाले का होगा, वीक मेटल का होता है। ठीक है, वीक मेटल का होगा तो आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, यानी ये आसानी से इसको निकाल देगा, तो बन जाएगा AC+B। अगर ये रिएक्शन इस टाइप की होती B+AC, देन
तो अब नो रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बी की पोजीशन, बी जो है वो कम ताकतवर वाला, जबकि ए यहाँ पर ज्यादा ताकतवर है, यानी ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर ये आसानी से निकल नहीं पाएगा और रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज ए इज अब अबव देन बी इन द अल्फाबेट से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ रिएक्शन कराऊं, सोडियम व्हेन रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अब बताइए रिएक्शन क्या होगी। सोडियम कैन रिएक्ट विद द पोटेशियम सल्फेट। अब आप बताएंगे सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम आता है फिर सोडियम आता है। इट मीन्स वी कैन से पोटेशियम इज above than sodium, so it means potassium is high reactive in comparison to sodium. सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है तो आसानी से डिस्प्लेस नहीं होगा, नो रिएक्शन। अगर नो डिस्प्लेसमेंट अगर इन द केस, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, पोटेशियम व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो आप बताएंगे यस रिएक्शन अकर। तो क्या बन जाएगा, हाई रिएक्टिव है तो ये इसको साथ आ जाएगा और इसको निकाल देगा, कम ताकतवर वाला है ये इसको निकाल देगा, तो आसानी से बन जाएगा पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में आपका सोडियम इसने रिमूव करा तो यहाँ से सोडियम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप की रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो देखिए नॉन मेटल यहाँ पर ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ना बेस के साथ रिएक्शन करता है, ना बेस के साथ रिएक्शन करेगा और ना ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा कोई भी नॉन मेटल। बिकॉज क्योंकि इन तीनों में क्या निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। क्योंकि इन तीनों में हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। और मेटल तो एक पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है और हाइड्रोजन निकाल देता है। लेकिन इन द केस क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देता नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन करता है, ठीक है, दे नहीं सकता। अब जब देगा नहीं तो वो हाइड्रोजन निकाल नहीं सकता। यही कारण है कि कोई भी नॉन मेटल एसिड बेस और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, बिकॉज इट कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड बेस और वाटर। इन तीनों में से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन नॉन मेटल कैन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। देखिए जब एक नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जरूर करेगा, क्या बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड बनते हैं। ये दो नेचर के होते हैं, या तो एसिडिक होती है और या फिर न्यूट्रल होते हैं। अगर एसिडिक है इट मीन्स इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। अगर न्यूट्रल है ना तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना ही वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ माना वाटर जो है एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है ये। ठीक है, एक नॉन मेटल न्यूट्रल ऑक्साइड है। इट मीन्स इट डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और नॉट बेस, ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करता है और ना ही बेस के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। माना आपने कोयला ले लिया, चारकोल कोयला ले लिया, उसको अगर हम बर्न करें तो जब बर्न करेंगे तो उसको धुआं निकलेगा, इट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं निकला। अब आप कैसे पहचानोगे ये इसकी नेचर क्या है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं निकल रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो इस धुएं को पानी में डिसॉल्व करेंगे। जैसे हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड H2CO3। द एसिड इज द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बन गया, इट मीन्स एसिड है, सो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड। सिमिलरली हमने सल्फर लिया, सल्फर येलो कलर का पाउडर है, हम इसको एक गैस जार में बर्न करते हैं। तो जैसे हम इसको एयर के साथ बर्न करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, इट फॉर्म द एसिड, सॉरी इट फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा ये, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी तो हम धुआं निकलेगा तो आप इसको टेस्ट करेंगे। तो आप इसमें वाटर ऐड करेंगे, ऐड वाटर डाल के इसको शेक करेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू द वाटर H2O। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू द एसिड, एक सॉल्यूशन बना लेगा, एसिडिक सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड H2SO3। ठीक है, दैट इज द सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड बनेगा बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, सो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में। तो आपके पास ये आ गया, इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम ये हमारे वही
ठीक है, अब हमारे पास है फॉस्फोरस। देखिए फिर आपको मैंने एक चीज डिस्कस कर रखी है, इसमें कुछ अदर पॉइंट डिस्कस कर देती हूँ मैं। रिएक्शन ऑफ मेटल, ये सारा हो गया। फॉस्फोरस क्लोरीन वाटर, देखिए जैसे हम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में रखते हैं, तो यहाँ फॉस्फोरस एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है जिसको हम पानी में रख देते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस नॉन मेटल है, एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो अगर हम जैसे एक्सपोज करेंगे एयर में, खुले में रखते हैं, तो वो सफिशिएंट टेम्परेचर गेन करके वो रूम टेम्परेचर पर ही बर्न अप हो जाता है, इसलिए हम इसको पानी में रख दें। केरोसिन में रखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी में कोई भी नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल है वो गेन करते हैं, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होती है। यही कारण है कि कोई भी नॉन मेटल पानी से रिएक्शन करता ही नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम फॉस्फोरस को पानी में सेफली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट था कि क्या होता है कोरोजन। इट इज अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू सम एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट द एनवायरमेंट व्हेन द मेटल इज लॉन्ग एक्सपोज इन एयर। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम लॉन्ग एक्सपोज करते हैं एयर के अंदर, तो उनके वो एयर की सराउंडिंग जो एयर में कुछ गैसेस होती हैं उनसे रिएक्ट करते हैं, जैसे वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, इन सब गैसों से रिएक्ट करते हैं, और उनके ऊपर धीरे धीरे मेटल का जो कुछ एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है, जैसे मेटल का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होते हैं, ग्रेजुअली डिस्ट्रक्ट हो जाता है मेटल, डैमेज होने लगता है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। तो यहाँ पर दो सफिशिएंट एग्जांपल है, कोरोजन ऑफ कॉपर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाती है, और दूसरी है कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ आयरन क्या कहता है कि कोरोजन ऑफ आयरन इट इज ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की कोरोजन रस्टिंग कहलाती है। इट इज प्रोसेस इन विच अ ब्राउन रस्ट डिपॉजिट ऑन द आयरन। ठीक है, एक ब्राउन आयरन के ऊपर क्या होती है, एक ब्राउन कलर की जो है कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है व्हेन इट इज लॉन्ग एक्सपोज इन द मॉइस्ट एयर। जब हम आयरन को मॉइस्ट एयर में एक्सपोज कराते हैं, मॉइस्ट एयर का मतलब द एयर विच कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन तो होती है। तो देखिए व्हेन आयरन रिएक्ट विद द मॉइस्ट एयर, जब एक आयरन मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है, इट फॉर्म अ ब्राउन लेयर डिपॉजिट ऑन इट दैट इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड Fe2O3, देन XH2O, नॉट XH2O, X इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स से वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ कॉपर। जब कोरोजन होता है, जब कॉपर की कोरोजन स्टार्ट होती है, तो देखेंगे उसके ऊपर एक ग्रीन अपीयरेंस आने लग जाती है, दैट इज द ग्रीन कोटिंग। It is a mixture of hydrated copper oxide. It is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. So in this process, when a copper metal is exposed in air for long time, it reacts with the oxygen and carbon dioxide and moisture. यानी water vapor से react करता है, ऑक्सीजन से react करता है, इसके अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड से react करता है, and from a dull green appearance on it, that is the green coating of it is a mixture of copper hydroxide and copper कार्बोनेट की एक मिक्सचर लेयर बना लेता है। सो वी कैन से दिस इज द कोरोजन ऑफ कॉपर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये कुछ मेटल्स के यूजेस हैं आपके पास। मेटल्स के देखिए, आप जानते हैं मेटल बहुत सारे ज्वेलरीज बनाने में यूज होता है, लाइक सिल्वर, गोल्ड, मरकरी मेटल थर्मोमीटर में यूज होता है, कॉपर एल्यूमिनियम वायर बनाने में यूज होते हैं। इसके अलावा आयरन का यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा वाइडली यूज एलिमेंट है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज होता है। लाइक नॉन मेटल की बहुत सारी यूज है, ऑक्सीजन इज यूज ब्रीथिंग में, क्लोरीन पानी की प्यूरिफिकेशन में, फॉस्फोरस आप जानते हैं क्रैकर्स में यूज होता है, नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज यूज इन फर्टिलाइजर इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी, कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो फ्यूल का काम करता है, हीट प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। पोटेशियम इज यूज ऑल्सो एज ए फर्टिलाइजर का काम करता है, एंड आयोडीन इज यूज एज एंटीसेप्टिक में काम आता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे मेटल के यूजेस हुए। ठीक है, तो आपका ये रिविजन हो गया कंप्लीट, एंड देन from next video I will start from the ongoing chapter, that is combustion and flame, and from the topic how do we control the fire. ठीक है, यहाँ का आपका रिवीजन हो गया है, एंड देन from the next video I will continue with the next chapter आपका combustion and flame, then from the topic is हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ठीक है, कंट्रोल फायर हम आपको कैसे बुझाते हैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, एंड देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।